ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अंजीत। दिल्ली में 48 घंटे में सीएनजी की कीमत दूसरी बार बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 मई को 3-3 रुपए बढ़ी थी। वैश्विक हालात को देखते हुए लोगों को कीमतें और बढ़ने का डर सता रहा है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि तेल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कहां कहां होगा। हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि मौजूदा एनर्जी संकट कब तक रहेगा। इस संकट से जुड़े उन विकल्पों पर भी बात जरूरी है जिनसे दिक्कतें कुछ कम हो सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि मौजूदा वैश्विक हालात में तेल गैस की कीमतों को रोकना आसान नहीं है। हमें मिलजुल कर सिर्फ एनर्जी संकट को कम करने पर ज्यादा काम करना चाहिए। सरकार जिस तरीके से संकट से निपट रही है वो उचित है या कुछ और विकल्प मौजूद हैं। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। जो गलती और जो कमियां हुई हैं उनका खामियाजा देश भुगतने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं। राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है। कमाई इनकम कुछ है नहीं और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं, गलत है। परेशानी तो बढ़ेगी, काम बढ़ता नहीं, रेट बढ़ते रहते हैं। जेब पे तो असर पड़ेगा ही, महंगाई तो है ही। महंगाई तो है ही जी। महंगाई का ऐसा बोझ लाद दिया है कि सामान्य आदमी नहीं जी। जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है। पेट्रोल के रेट बढ़ाते रहेंगे, सीएनजी के बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देश के जनता के बारे में कुछ सोचना चाहिए। सीएनजी का जो दिन ब दिन प्रतिदिन रेट जो बढ़ रहा है, इससे जो है हमारी जो दिनचर्या है रोजमर्रा की, उस पर भी काफ़ी दिक्कत आएगी। सरकार को हम लोगों के बारे में सोचनी चाहिए। और अपने तमाम खास मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ शाजिया अलमी जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। विक्रम लोहिया साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। संजीव झा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके साथ ही मुकेश जैन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आशुतोष कर्नाटक जुड़ गए हैं, पूर्व सीएमडी गेल के और साथ ही मैनेजमेंट एनालिस्ट। बहुत स्वागत है आप सभी का। साथ ही अजय बंसल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं एआईपीडी का। बहुत स्वागत है सबका। शाजिया अलमी जी, पहला सवाल आपसे। कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। आज फिर जब लोगों की नींद खुली तो पता चला कि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। अब लोगों के मन में डर है कि ये और कितना बढ़ेगा। आज साफ कर दीजिए जनता के सामने। देखिए, मेरे लगभग 3 महीने होने को आए हैं और पहली बार इन दामों का इजाफा हुआ है। पूरे अगर मुल्क में देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है और 4 साल में पहली बार बाकायदा दाम बढ़ाए गए हैं। अगर पूरी दुनिया की सिचुएशन देखेंगे, मैं सिर्फ पड़ोसी मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ विकासशील देशों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विकसित देशों की भी बात कर रही हूँ। और आप सब जानते हैं कि वहां पे हालात इतने खराब हुए हैं कि 20 से 40% इजाफा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जो पूरा हमला हुआ है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालत है, जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के साथ जो तनातनी बनी है, जाहिर सी बात है जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इस ऐसे मौके पर अगर आपको आपका इतना जो आप जो बाकायदा इम्पोर्ट करते हैं उस पर इतना ज्यादा प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी ऑयल कंपनीज को खत्म तो करेंगे नहीं, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं होगी।
अब तक आपने कुशन करके रखा है, बचाया है आपने, लेकिन अब जरूरी है क्योंकि हालात अभी भी अनिश्चित है, तो उस संदर्भ में इसको किया गया है। और मुझे लगता है ये बहुत कम है, ये एक जरूरी कदम था। कोई भी सरकार होती हमारी सरकार के अलावा उसको यही करना पड़ता। आप महंगाई देखिए, आप यूरोप देखिए, अमेरिका देखिए, यूके देखिए, अब से पहले जानते रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, इतना डिस्ट्रप्शन, क्रूड वॉलेटिलिटी कितनी बड़ी, तो ये जाहिर सी बात है इसलिए होना था। और पूरे आप ये भी देखिए कि मतलब कि एक ऐसे मौके पर 3% बढ़ाना, वो भी ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में, मुझे लगता है कि हालात काफी नियंत्रित है और काफी खराब हो सकते थे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमारी नीतियों ने बचा कर अपनी बात रखी। मैं विक्रम लोहिया जी के पास जा रहा हूं। विक्रम लोहिया जी, शाजिया आलमी को सुना आपने, आपकी प्रतिक्रिया सर? अजीत भाई, मैंने साजिया जी को भी सुना और मैं बहुत समय से इस चीज को देखता आ रहा हूं कि ठीक है, पेट्रोल के दाम आपने बढ़ाए, आपने जनता के लिए सहूलियत देने की कौन सी बात की? आपने सेल टैक्स को कम नहीं करने की बात की, इनकम टैक्स को कम करने की बात नहीं की, जिससे जनता को टैक्स पे छूट मिल, सामान परचेजिंग पे छूट मिल सके। आज अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो घर के राशन की चीजें भी महंगी होंगी, सब चीजें महंगी होंगी। सरकार को कहीं ना कहीं तो जनता को सहूलियत देने की बात सोचनी पड़ेगी। आज देश की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। अभी साजिया बहन दूसरे देशों की बात कर रही थी, नेपाल की भी बात कर लीजिए। हमारे देश से तेल लेते हैं, सस्ता देते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए साजिया बहन, आप बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप सुनिए ना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और कहते थे कि आज विश्व में कोई भी फैसला प्रधानमंत्री जी के बिना नहीं होता है, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहां विश्व गुरु साबित हो रहे हैं? देखिए, बद से बदतर हालत हो गई है। आज ऑटो रिक्शा का, टैक्सी रिक्शा वालों ने भी मांग कर दी है कि सीएनजी महंगी हो गई है तो किराए में बढ़ोतरी कर दी जाए। तो टोटल जो भुगतान जो होगा वो जनता की जेब से होगा। अजीत भाई, सरकार जनता के लिए विक्रम लोहिया जी, लेकिन उनका ये कहना था कि भाई पूरी दुनिया में बढ़े हैं और हमने तो कुछ ही बढ़ाए हैं रेट, तो ये तो होना ही था क्योंकि हालात ऐसे हैं। 48 घंटे में संचित भाई 2 बार सीएनजी के दाम बढ़ गए, 48 घंटे और देख लीजिए तीसरी बार बढ़ जाएंगे। विश्वास कर सकते हैं इनकी बात पे? पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा दिए, 11 रुपए का, अभी 11 रुपए। अच्छा रुकिए ना एक मिनट, 11 रुपए अभी ये कह रहे थे 14 बढ़ जाएंगे, 5वीं बार बढ़ जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, क्या हाहाकार हो जाएगा। कंपनियों को घाटे की फिक्र है, हो रहा है, वो सबके सामने है। अंजित भाई ने कंपनियों के घाटे की फिक्र है, इन्हें जनता की फिक्र नहीं है। जनता से तो चलिए सर, मैं विक्रम लोहिया जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर भी चर्चा। रास्ता निकालने का तरीका इनको बताना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, फिर रास्ता क्या था? अगर 1000 करोड़ रुपए रोज घाटा हो रहा है और इतना बड़ा घाटा हो रहा है, तो फिर रास्ता क्या था बढ़ाने के अलावा? कोई जवाब है? नहीं, संजीव झा जी। जी, एक बात समझिए कि आज जो महंगाई और ये जो तमाम चुनौतियां दिख रही है, ये केवल एक आदमी जिम्मेदार है, वो है इस देश के प्रधानमंत्री। उनके मिसमैनेजमेंट का परिणाम ये है कि आज देश परेशान है। और ये मिसमैनेजमेंट क्या थी? देखिए, 12 साल में प्रधानमंत्री को ईमानदारी से कोई काम किए हैं तो अपने पार्टी का चुनाव का प्रबंधन, अपने पार्टी का प्रचार, वो देश के प्रधानमंत्री कम दिखते हैं तो अपने पार्टी का प्रचार मंत्री ज़्यादा दिखते हैं। उनका ज़्यादा समय किस स्टेट में कैसे चुनाव लड़ना है, कहाँ ईडी भेजना है, कहाँ सीबीआई भेजना है, इसमें लगा रहता है। एक बात बताइए, बंगाल का चुनाव चल रहा था, सारे प्रवक्ता बीजेपी क्या कहते थे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की कामयाबी है कि पूरे देश में महंगाई बढ़ गई, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, सीएनजी महंगा नहीं हो रहा, सब कुछ संभाल लिया। तो अचानक चुनाव खत्म होते फिर वो सारी जो उनकी मैनेजमेंट था वो कहाँ चला गया, फिर क्यों बढ़ गया? अब फिर कहने लगे नहीं जी वैश्विक संकट है इसीलिए हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो चुनाव के हिसाब से इनके सारे नैरेटिव सेट होते हैं, चुनाव में कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और। एक बात बताइए आप कि प्रधानमंत्री ने देश को कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको विदेश नहीं जाना है, आपको पेट्रोल कम खरीदना है, तमाम बातें कहा।
देश ये जानना चाहता था, हम सब ये जानना चाहते थे, क्या देश कुछ गंभीर आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है? एक बार बैठ के बताइए, बातचीत कीजिए। और लोगों के मन में डर फिर ये लगा कि अगर ये हम नहीं करें तो फिर प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, सरकार क्या करने वाला है। और ये भरोसा इसलिए लोगों को नहीं है कि प्रधानमंत्री के ऐसे कई फैसले देश ने देखा जिसका परिणाम देश के लोगों पर लेकिन संजीव झा जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि रास्ता क्या था? अगर 1000 करोड़ रुपए रोज कंपनियों को घाटा हो रहा है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, तो मेरा सवाल सीधा है कि रास्ता क्या था और क्या हो सकता है रास्ता? अच्छा, कंपनियों का घाटा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये आंकड़े दे रहे हैं कि हमने 4 साल से महंगाई नहीं, पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल का रेट कम था तब हमने महंगे रेट पर तेल बेच के हमने कितने पैसे बचाए। थोड़ा कंपेयर कर लीजिए ना। आज नुकसान हो रहा है, नुकसान ये तो कह रहे हैं, लेकिन कंपनियों को पिछले 12 साल में फायदा कितना हुआ जब क्रूड ऑयल का रेट, एक बात बताइए, 12 में क्रूड ऑयल का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था, और उसके बाद क्रूड ऑयल का रेट क्या रहा, पेट्रोल का रेट की तुलना कर लीजिए। पेट्रोल का रेट बढ़ता रहा, क्रूड का रेट बहुत कम हुआ। उससे कितनी सेविंग हुई कंपनी की? उससे बॉन्ड्स जो थे, अच्छा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। अच्छा, तो अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल के रेट कम करेंगे, डॉलर के रेट करेंगे। ये जो ऑयल बॉन्ड से, अगर ऑयल बॉन्ड को अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री कहते कि चूंकि ऑयल बॉन्ड बहुत ज्यादा है इसलिए तब तो आपने नहीं कहा ना, आपने जनता को धोखा दिया ना, आपने देश को धोखा दिया ना। अच्छे शागिर्द नहीं है, सुना नहीं आपने? चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने 12 साल में देश को धोखा दे करके, चलिए मैं आता हूं ऑयल बॉन्ड्स के बारे में यूपी सरकार क्या कर रही है? विक्रम रोहिया जी, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, एक सवाल सबसे फिर आपके पास भी आता हूं। हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, क्या आपको लगता है कि एक नई चुनौतियों के लिए और बड़ी चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? नहीं अंजित जी, इसमें मतलब कोई विवाद का विषय नहीं है। हाँ। ये एक्सटर्नल, ये संवाद का विषय है सर, लेकिन चूंकि आपने बहुत लंबे वक्त से देखा है देश को, इसलिए पूछा आपसे। नहीं, मैं वही अपनी बात ही कह रहा हूं जी, बात तो पूरी होने दी जी। मैं विवाद का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में इसका सीधा असर पड़ रहा है। ये भारत के भीतर भारत सरकार की नीतियों की वजह से नहीं, जब यहां से आप बात शुरू करेंगे तो लोगों को समझ में आएगी। कोई भी सरकार जब होती है, क्या उसकी नीतियों की वजह से। और अच्छा है कि हम लोग टीवी पर इसकी डिबेट कर रहे हैं कि 1 रुपए और 2 रुपए अगर सीएनजी की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल की, ये जरूरी है। सरकार के ऊपर जितना दबाव बनाया जा सके वो बनाया जाना चाहिए। लेकिन फैक्ट्स क्या है? फैक्ट ये है कि दुनिया में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है, उसकी वजह से हुआ। 28 फरवरी से सरकार ने उसको कंट्रोल किया, उसको नियंत्रण में रखा, इस उम्मीद में कि शायद जल्द से जल्द ये हो जाएगा। अभी वो होता हुआ नहीं दिखा। अब इसके आगे की बात, सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सप्लाई चेन की वजह से लोगों की मांग अगर है तो उनके ऊपर असर न पड़े। यानी अगर हम पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं, गैस एजेंसी पर जा रहे हैं, तो वो हमें तेल और गैस मिले, और ये अभी तक मिलता रहा है। जहां तक रही महंगाई की बात, अभी जो कीमतें बढ़ी हैं, निश्चित तौर पर उससे ज्यादा कीमतें बढ़नी तय है, क्योंकि जो तेल कंपनियां खरीद रही हैं और जो सरकारी तेल कंपनियां आई हैं, उससे ज्यादा उनको देना पड़ रहा है। आने वाले समय में हमको और ज्यादा महंगाई के लिए, इन कीमतों के बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई संदेह जरा सा नहीं है। हाँ, अब वो कितनी महंगाई होगी, और इस 12 साल में जो आरबीआई का टारगेटेड इन्फ्लेशन होता है वो हमेशा उसके नीचे रहा है, यानी जो लक्ष्य रखा उसके नीचे रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, क्या सरकार ने कदम उठाने में देर कर दी? नहीं, देखिए अंजित भाई, मुझे लगता है ना कि अगर राजनीतिक तौर पर पूछेंगे तो कहेंगे कि बड़ी देर हो गई, लेकिन देर कैसे हो गई? क्या ट्रंप या फिर जो अब नहीं रहे ईरान के जो सुप्रीम लीडर, उनके बीच में बातचीत हम कराने की स्थिति में थे, या दुनिया का कोई देश कराने की स्थिति में अभी तक है क्या? नहीं है। हमारी कौन सी उसमें तैयारी में कमी रह गई? हमारी तैयारी क्या थी कि जब हम 27 कंट्रीज से एलएनजी या क्रूड का हम इंपोर्ट करते थे, हमने उसको डाइवर्सिफाई किया और 41 कंट्रीज तक हम गए। हालांकि उसकी वजह से कई जगह रूट लंबा है, कई जगह कीमतें ज्यादा है, वो असर पड़ेगा। उसके बावजूद हमारे देश में ऐसा कोई असर नहीं पड़ा। और यह आंकड़ा भी लगे हाथ सबको ध्यान में रखना चाहिए कि 28% चाइना में इन्फ्लेट हो चुका है।
ठीक है। 40% यूएस में गैसोलीन महंगी मिल रही है और फिर भी भारत में अभी तक हमने हालात को काबू में रखा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश को पेट्रोल, डीजल, गैस इनकी कीमतें बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी सारी एक्टिविटीज चलती रहेंगी तो हम इस क्राइसिस को आसानी से पार कर जाएंगे। आशुतोष कर्नाटक जी, उदय कोटक साहब सीआईआई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हालात आने वाले वक्त में खराब हो सकते हैं। क्या उनकी बात से आप सहमत हैं? करीब करीब हाँ। कैसे? करीब करीब हाँ, क्योंकि देखिए ये जो लड़ाई है सिंड्रोम है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का है। सरकार ने ये इंश्योर किया कि गैस और ऑयल अवेलेबल हो, बट एट व्हाट प्राइस। जहाँ तक अभी आज का मेन मुद्दा सीएनजी के ऊपर था, मैं सीएनजी के ऊपर कोई रिसर्च करके आया हूँ। तो जो गैस है, जो घर की जो सीजीडी कंपनी आईजीएल की गैस है, उसके 3 सोर्स है। एक है एपीएम गैस। एपीएम गैस मतलब जिसको सरकार के खदानों से जो गैस आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, वो 22% गैस उनको वहाँ से मिलती है। न्यू वेल गैस, जो नए तेल के कुएँ खोदे जाते हैं, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, उससे भी करीब करीब 22 मिलती है। और एलएनजी जो इंपोर्ट होती है उससे करीब 56% मिलती है। यानी कि अगर आपकी एलएनजी की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सीएनजी और जो पीएनजी की प्राइस है वो भी बढ़ेंगी जी। अच्छा, रास लफान जहाँ से आपकी मेजर गैस सप्लाई आती थी, वहाँ से 17% गैस आनी कम हो गई और वो अगले 5 साल तक नहीं आएगी क्योंकि उनका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया। एक्सचेंजर कतर में तो उनके एक्सचेंजर ख़राब हो गए, उनका बहुत कष्ट वाला विषय चल रहा है उनके यहाँ। सो दैट गैस जो इम्पोर्टेड गैस है, अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया कि भाई आपने 27 कंट्री के बजाय 40 कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो 40 कंट्री दे आर नॉट नियरर। अभी जैसे कल पीएम हमारे यूएई गए थे, अगर यूएई से हमको गैस वही कॉस्ट में मिलती है देन इट विल बी बेटर, तो हमारी गैस की स्थिति सुधरेगी। ठीक है। अब मैं प्राइसिंग स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूँ। प्राइसिंग स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है कि एक आपका पाइपलाइन इनपुट कॉस्ट हो गई, फिर टैरिफ हो गया, कंप्रेशन कॉस्ट हो गया, ओएनएम एक्सपेंडिचर हो गया। मेजर इसमें है एक्साइज ड्यूटी, करीब 14% दिल्ली में अभी लगती है और वैट दिल्ली में अलबत्ता 0 जरूर है और बाकी मार्जिन होते हैं। तो यहाँ पर अगर यही एक सोल्यूशन जो मेरे समझ में आया अभी, वो है कि एक्साइज ड्यूटी टू बी रिड्यूस, जैसा कि डीजल में इन्होंने 0% किया और पेट्रोल में भी कोई 10 रुपये का कमी करी। ऐसे एक्साइज ड्यूटी में अगर ये कमी कर देंगे फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर एक लाभ की स्थिति आ सकती है। ठीक है। जो कंज्यूमर है वो थोड़ा कंफर्ट स्थिति में आएगा। हाँ, जहाँ तक फ्यूचर की बात है, यस, ये पूरी इंपोर्ट गैस पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे इंपोर्ट गैस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्राइस बढ़ने की। अजय बंसल जी मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स के। अजय बंसल जी, मुझे एक चीज बताइए कि एक पैनिक है, लोग फोन करके पूछते हैं कहीं पेट्रोल डीजल खत्म तो नहीं हो जाएगा, और जो मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे भी लोग पूछते होंगे, चर्चा करते होंगे, गैस तो नहीं खत्म हो जाएगा, पेट्रोल तो डीजल तो नहीं खत्म हो जाएगा। एक जो पैनिक है सर, और कितना बढ़ेगा सब लोग ये जानना चाहते हैं, बताइए क्या है इस सच्चाई इसकी। देखिए, ऐसा कि सभी लोगों को पता ही है कि हमारी कंपनी 1000 करोड़ रुपये जो है वो हर रोज़ का लॉस कर रही है। जो आज अंडर रिकवरी है वो 24 रुपये के करीब थी, जो घटकर अभी 3 रुपये का मार्जिन मिलने के बाद थोड़ा सा उनको राहत मिली है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिली है। जहाँ तक अवेलेबिलिटी की सवाल है, अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल के अंदर हमारी ऑयल कंपनी, जो 3 सरकारी ऑयल कंपनीज हैं, उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जितने डीलर्स हैं करीबन 1,04,000 पेट्रोल पंप देश भर में चल रहे हैं, जिसमें से कि करीबन 3 या 4,000 पंप प्राइवेट सेक्टर के थे, जिसमें कि नायरा और रिलायंस दो कंपनियां थी। नायरा का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जो कि इन 3 का ऑयल कंपनीज की मार्केट को काफ़ी हद तक वो भी एक छोटे परसेंटेज में रखता है। नायरा ने अपनी जो पिछले दिनों रिटेल है वो बहुत बुरी तरह से गिर दिया है। जो उसके रिटेल में जो उसके पंप्स थे जो वो दे रहे थे, वो उनकी सेल बहुत कम हुई है, और कम क्या हुई है, उन्होंने बंद कर दिया, डिस्करेज किया, उन्होंने अपनी सेल बंद किया। वो सारी सेल जो है हमारे पंपों पर आई है, और उसके कारण से जो ऑयल कंपनीज़ के जो हमारी अपनी सप्लाई थी उसको डिस्टर्ब किया गया है। हमारे पंपों पर ठीक से सप्लाई कभी कभी नहीं मिल पा रही है। लोगों के, जैसे आपने भी बात की, लोगों के फ़ोन आते हैं। मेरे ख्याल से हमें हर रोज़, मैं खुद एज ए प्रेसिडेंट 50 से 60 कॉल इस बात के आते हैं कि ऑयल कंपनीज़ की हमारे पंपों पर कहीं ना कहीं जब सेल चली जाती है, मान लीजिए कोई आदमी 100 लीटर बेच रहा था पहले पिछले 1 साल से हिस्टोरिकली, उसकी सेल 150 लीटर हो गई या 200 लीटर
हो गई तो कंपनी उसको जो है ठीक सिस्टम से दे रही है, तो वो ड्राई हो रहे हैं पंप। ठीक है। तो हर देश के हिस्से में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ सेल। और जहाँ तक एक बहुत अच्छी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जीएसटी की बात की गई और हमारे सुझाव क्या हो जाए, कैसे कम किया जाए, तो हमारी एसोसिएशन की हमेशा एक डिमांड रही है 1 नेशन 1 रेट। जैसे ही आपका दाम बढ़ता है पेट्रोल पंप का, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या हमारी बाकी सरकार है वो परसेंटेज पे लेती है, उनका एडिशनल रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए 3 रुपया है और किसी ने 25% उसको लगाया हुआ है, तो उसको 3 रुपये का फायदा हो गया, जबकि उसने बजट में जो एलोकेशन या जो उसने इस सेक्टर से लेना था पैसा, वो तो उसका फ्रीज था कि उसको 20,000 करोड़ लेना है, 2 लाख करोड़ लेना, जो भी लेना है, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, परसेंटेज जोड़ जाता है। लेकिन शाजिया इल्मी जी, विपक्ष ये कहना था, शरद पवार कह रहे थे भाई एक ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग, ऑल इंडिया पार्टी की बैठक बुलाइए, सभी पार्टियां बैठे और आप देश को बताइए कि क्या हालात हैं। नहीं, उसमें कोई, मुझे लगता नहीं है कोई इसमें कोई गलत मांग है और मुझे लगता है इसको कंसिडर करने की जरूरत है। लेकिन आपने अभी भी सुना हमारे मुख्तलिफ पार्टियों से अलग अलग पैनलिस्ट बैठे हैं और कोई एक विकल्प की बात नहीं कर रहा है। आपने समझा भी, जो अर्थशास्त्री बैठे हैं जो ऑयल कंपनीज को रिप्रेजेंट भी करते हैं, कि आप देखिए यूरोप, अमेरिका, यूके तक के हाल, हमने रूस यूक्रेन की बात की और रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की। अब 85% क्रूड इंपोर्ट अगर होता है तो जाहिर सी बात है तेल महंगा होगा। फिर भी इसके अलावा आप देखिए इन्फ्लेशन और जगह से कम रहा, हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी अभी भी है, गरीबों को फ्री राशन अभी भी दिया जा रहा है, उज्ज्वला आप देखिए, डीबीटी ट्रांसफर्स अभी भी हो रहे हैं, आयुष्मान जैसी योजनाओं से बोलना चाह रहे हैं कुछ। कुशन मुझे बोलने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए, जरूरी बात है ये। तो गरीब इससे बचे, अगर कोई भी दिक्कत हो उससे बचे, उनको बचाने के लिए अभी कंटिन्यूड है। विक्रम जी बोलिए, विक्रम जी बोलिए, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन शाजिया जी आप जवाब दीजिए। साजिया जी, मेरी बहन, आप मेरी बात सुनिए। ये वही प्रधानमंत्री साहब थे जो कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। इंटरनेशनल गॉस प्राइसिंग देखिए, डॉलर एक्सचेंज आप रेट देखिए, आप इंपोर्ट का कॉस्ट देखिए, इन सब पर असर होता है। और तो बहन ये सब चीजें तो प्रधानमंत्री जी बहुत चिक के करते रहे हैं। आप अगर पुराने बयान प्रधानमंत्री जी के आप देख लेंगी तो प्रधानमंत्री जी तो दूसरी सरकारों को पानी पी कर कोसा करते थे। अगर वो घाटे में जाएंगी, प्रधानमंत्री जी अपनी करनी और कथनी में कुछ फर्क नहीं देख पाते। आप लोग बैठ कर के पार्टी को बचाने की बात करती है, आप कभी जनता के हित की बात नहीं करती। साजिया बहन, आप भी जनता की तो 2 बातें कर दीजिए ना। आप तो कंपनियों की बात बहुत अच्छी लगती है। नहीं, आप कंपनियों की, आप मेरी बात है, फ्री राशन अगर आप चाहती हैं फ्री देकर के राशन आप करेंगी शासन, ये नहीं चलने वाला है। आप सोच रही हैं फ्री राशन से आप शासन करेंगी, लेकिन आप रोजगार से, आपके लिए तो है नहीं वो योजनाएं, वो तो जनता के लिए, राहुल गांधी जी के लिए तो है नहीं वो। राहुल गांधी को समझिए जिस प्रकार से गांधी जी को किसको मिलता है? अपने सरकार अपना कुशल बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार। चलिए, लेकिन विक्रम लोहिया जी आप कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सर इसलिए पूछा था, 1 मिनट विक्रम लोहिया जी, कि सरकार ने क्या देर कर दी, क्योंकि 6 मार्च को फिलीपींस ने 4 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम कर दिया, 18 मार्च को श्रीलंका ने 4 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम कर दिया, वियतनाम में कहा साइकिल चलाएं, कारपूल करें, सार्वजनिक परिवहन पर जोर दें, जरूरत पड़ने पर ही निजी वाहन निकालें। 22 मार्च को स्लोवेनिया ने रोजाना 50 लीटर उस पर पाबंदी लगा दी। 7 मार्च को म्यांमार ने कदम उठाए, 10 मार्च को थाईलैंड ने उठाए, फिर 10 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाए। तो मार्च की बजाय क्या हमने लेट कर दिया? हम और पहले उठाते शायद तो कुछ स्थिति और कंट्रोल में होती, या शायद रेट आने वाले वक्त में बाद में बढ़ते। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए अंजित जी, इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। इसमें जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव की वजह से कीमतें नहीं बढ़ी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये आरोप एकदम कहीं से भी इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा आरोप सही नहीं। और कोई भी सरकार जो रहती है वो कोई भी अपनी निर्णय चुनाव के समय नहीं लेती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और इस पर ठीक से बात होनी चाहिए। क्या स्टेट गवर्नमेंट के बदलने से इस क्राइसिस में कोई मैनेजमेंट हो सकता था? क्या मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार होती, क्योंकि ये स्टेट का मसला नहीं है, ये सेंट्रल की ही गवर्नमेंट को करना है और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कितने समय तक आप उम्मीद लगाते हैं? सरकार या जो भी लोग इस क्राइसिस से जुड़े हुए हैं उनको ये हो सकता है, ये अनुमान रहा हो, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकते हैं कि भाई हम इतने समय में युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम उसको मैनेज कर लेते, हमारी सप्लाई अगर दुरुस्त है तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। दुनिया के कई देशों ने तो राशनिंग शुरू कर दी, दुनिया के कई देशों में तो बाकायदा ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स लिए हैं जो भारत में ऐसा नहीं दिख रहा। और मैं फिर कह रहा हूं,
हमारे लिए भी अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स इसी तरह से उल्टे चलते रहे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। देश को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही मैं कहूंगा सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया है। कमाल का मैनेजमेंट है कि भारत की सड़कों पर अभी किसी तरह की एनर्जी क्राइसिस नहीं। उसमें एक लाइन में जरूर जोड़ दूं, ये इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने इस दौरान 36,000 टन से 54,000 टन का डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन कर दिया। ये सामान्य बात नहीं थी। पीएनजी की जो कनेक्शन है वो तेजी में बढ़ा दिया। और जो सबसे बड़ी बात कि 2013 की तरह हमारे यहां नॉर्दर्न ग्रिड फेल नहीं हुई है, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, इसलिए हमारे यहां लोग इंडक्शन भी कर सकते हैं, सोलर पैनल भी लग जा रहे हैं। इस वजह से हमें ये क्राइसिस उतनी बड़ी नहीं दिख रही। ठीक है संजीव झा जी, कोई क्राइसिस तो है नहीं वैसे उतनी बड़ी जितनी बड़ी कल्पना करने की जरूरत है, या बाहर के तमाम देशों में जो क्राइसिस है। देखिए यही बड़ी बात है। एक तरफ बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और नेता कहते हैं कि कोई संकट नहीं है। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें लोगों अपील करी तो लिख दिखता है बहुत बड़ा संकट है। तभी तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार बैठ जाते ऑल पार्टी मीटिंग में, चर्चा कर लेते कि चुनौती क्या है। क्या हमारा ट्रेड डिफिसिट जो बढ़ रहा है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है? क्या हमारे फॉरेस्ट रिजर्व में जो डिक्लाइन हो रहा है वो डिक्लाइन कम नहीं हो रहा? उसके लिए क्या स्टेप ले जाने चाहिए? क्या वास्तव में हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो ये गैप बढ़ता जा रहा है उसके कारण क्या हैं? तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बड़ा संकट है, बीजेपी के नेता कहते हैं कोई बड़ा संकट नहीं है। तो फिर ये लगता है कि एक माहौल बना करके महंगाई करना है। देखिए 12 साल में प्रधानमंत्री का अप्रोच हमेशा कॉर्पोरेट फ्रेंडली रहा है, ये देश फ्रेंडली कभी नहीं रहा, अंतिम आदमी फ्रेंडली कभी नहीं रहा। आते ही प्रधानमंत्री सबसे बड़ा काम किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने कम कर दिया था। आंकड़ा यह कहता है कि 12 साल में 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है जो कि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया। फिर देखिए जब अभी रसिया और यूक्रेन लड़ाई की बात हो रही थी, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमें मिल रहा था डिस्काउंट रेट पे पेट्रोल और क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करके हमारी देश की कंट्री बाहर यूरोप में बेच रही थी, हमने कुछ नहीं कहा उनको। विंडफॉल टैक्स, जब असमान प्रॉफिट आपको होता है तो विंडफॉल टैक्स सरकार लेती थी। वो विंडफॉल टैक्स नहीं लेने से 24,000 करोड़ रुपए पर ईयर का नुकसान था। 60-70 हजार करोड़ का नुकसान केवल बाहर विदेश बेचने से, तेल बेचने से। अभी क्या रास्ता हम इसीलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमें ना अपने दोस्तों पे मेहरबान हुए। एक तो आपने कहा देखिए ये बात अभी रास्ता नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा। एक सर्वदलीय बैठक की बात है, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है सर? क्या रास्ता निकले इसका? देखिए ये अच्छा एक बात बताइए आप रंजीत जी कि जब तक बातें सच्चाई प्रधानमंत्री सामने नहीं बताएंगे, ये बीजेपी प्रवक्ता कहे कोई संकट ही नहीं है तो रास्ता क्या? फिर कोई रास्ता संकट नहीं है तो महंगाई कम कर दो। ये सब बातें कोई स्टूडियम डिबेट में तय नहीं होगा। ये सब बातें ऑल पार्टी मीटिंग में बैठ के ही तय होगा कि रास्ते क्या है। क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ और कह रहे हैं, लोगों का डर कुछ और है। लोगों का डर है कहीं कोई कोरोना जैसा, कहीं नोटबंदी जैसा कोई स्टेप प्रधानमंत्री नहीं लेने वाले हैं। चूंकि प्रधानमंत्री पर भरोसा लोगों का कम हुआ है और लोगों का जब भरोसा जब अपने सरकार कम हो जाए तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा रिएक्ट जनता करती है। मार्केट एक्सपर्ट हैं मुकेश जैन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईरान की वजह से बिगड़ते हालात क्या किफायती कदम उठाने से सुधरेंगे? जी बिल्कुल सुधरेंगे, क्योंकि अगर हम तेल और गैस की बात करें तो हमारे पास आज भी 60 से 70 दिन का तेल अवेलेबल है, गैस और तेल अवेलेबल है। लेकिन अब ये जो युद्ध चल रहा है इसका अभी कुछ नहीं पता कि कल ये युद्ध दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो ये संकट से निकलने के लिए हमें किफायत तो करनी पड़ेगी। और साथ में जो ये रेट बढ़ाए गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी बोला था, अभी हर्षवर्धन जी ने भी बोला कि ये सरकार ये एंटिसिपेट कर रही थी कि ये शायद युद्ध अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, ताकि जो आम नागरिक है उसके ऊपर इसका दबाव ना पड़े। क्योंकि पॉलिटिकली तो हमें कुछ भी कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सच्ची बात है सरकार जो चला रहे हैं उनको पता है वो कैसे सरकार चला रहे हैं। तो 3 रुपए बढ़ना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम करीब 85 लाख बैरल डेली हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगर उसमें हम बचत की बात करते हैं तो कोई उसमें दो राय नहीं है। और दूसरी ये कि अगर ये युद्ध चलेगा तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। अगर पेट्रोल डीजल के 3 रुपए बढ़ाने से मुकेश जैन साहब अगर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घरेलू सामान महंगा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, स्कूल की बच्चों की वैन महंगी हो जाएगी, स्कूल जो बच्चों का दूध आ रहा है दूध महंगा हो जाएगा, राशन, इन सब चीजों के ऊपर भी सरकार को नियंत्रण करना पड़ेगा ना।
खाली कि पेट्रोल डीजल सर, 3 रुपए इसमें- महंगा हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, तो इस बात से ये कहकर इसमें मैं एक चीज नहीं बता झाड़ सकते, नहीं मुकेश जैन साहब, इस बात से ये कहकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि कुछ 3 रुपए की बढ़ोतरी कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। इसकी 3 रुपए की बढ़ोतरी बहुत जगह असर डालेगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, और बढ़ोतरी आएगी। अभी आपको देखना है, बढ़ोतरी आएगी, ज्यादातर युद्ध चलेगा पैनलिस्ट तो ये और कह भी रहे हैं कि और बढ़ेगा। बढ़ोतरी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुकेश जी, एक सवाल और मुझे जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। एफआईआई मार्केट से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? सर देखिए, एफआईआई मार्केट से पैसा, ये सरकार की सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें इसमें कदम उठाना पड़ेगा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि किसी तरह से हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बाहर जाने से बचाएं, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज देश में आए, तो उसके लिए एफआईआई हमें एक कदम उठाना पड़ेगा। कैपिटल गेन को हमें कहीं ना कहीं या तो कम करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ल्यूक्रेटिव हो, जिसकी वजह से यहाँ पे पैसा है निकले नहीं। तो ये जो गैप जो फॉरेन एक्सचेंज का क्रिएट हो रहा है, जो कैट जो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, मैं आपके पास हूं। शादी जी, आप संजीव झा का जवाब देना चाह रही थी, जल्दी से। मैं जी, संजीव झा से जब पूछा गया विकल्प क्या है, तो उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूपीए 2 की सरकार की बात की। यही बात अरविंद केजरीवाल, शायद अच्छे शागिर्द नहीं है संजीव झा जी, हमारे भाई हैं छोटे, लेकिन मुझे याद है कि यही अरविंद केजरीवाल जा के कहते थे क्या कर रही है यूपीए 2, क्यों ऑयल बॉन्ड्स को ला रही है, क्या ऑयल बॉन्ड्स है इसका रास्ता है, ये विकल्प है कि फ्यूचर डेट हो। ऑयल बॉन्ड्स में क्या हुआ था, और ये तब भी इस तरह के हालात थे, फ्यूचर जनरेशन से बोझ डाला गया, अराजी भुगतान देश को ही करना पड़ रहा है। तो दर्द की दवा थी ना, तो मतलब बिल फ्यूचर पे डाल दिया था, वो शायद भूल गए इसलिए उन्होंने इसका जिक्र किया। वो कह रहे थे तब ज्यादा था, तो तब उन्होंने सरकार ने कर लिया। तो एक बता दूं। दूसरी बात अब बताइए, जो फॉरेक्स की आप बात कर रहे थे, अगर क्राइसिस में है, तो अगर वो इतना प्रेशर है रुपए पर और डी वैल्यू हो रहा है, जाहिर सी बात है इस पर ख्याल रखना पड़ेगा। देश में कोई भी संकट आता है, हर मुल्क में होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय कोई संकट आता है, देश के सारे नागरिक मिलकर उसका बोझ उठाते हैं। इसीलिए तो हम लोग वॉर के अगेंस्ट हैं। इसीलिए भारत की पूरी क्लियर नीति है कि हम लोग बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं है। इसीलिए तो हमारे लिए दिक्कत है। आप जवाब देना, बोलिए जल्दी। मैं जवाब दूं। देखिए, ऑयल बॉन्ड की बात अभी साजिया जी कर रही थी। एक बार बताइए, ऑयल बॉन्ड कब लिया गया और चर्चा कब हो रही है? अब ये चर्चा 2026 हो रही है, बीच में आपने 12 साल नहीं सुना। और इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए ना। इसलिए ऑयल बॉन्ड तो पहले लिया गया था। 14 प्रधानमंत्री जी ने फिर क्यों हुआ था कि बहुत हुई महंगाई की, पेट्रोल डीजल की महंगाई की बार, तब उनको पता नहीं था ऑयल बॉन्ड हमें चुकाना है, हम पेट्रोल का रेट कम नहीं कर सकते थे। मैं ये कह रहा हूं कि आप झूठ बोल बोल के देश को झूठ नहीं भाई साहब, दुनिया को दिख रहा है। उसका ये परिणाम ये है कि आज देश की इकोनॉमी बद से बदतर हो गया। दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। देश की इकोनॉमी आपके केवल, बार बार मैं कह रहा हूं कि देश की इकोनॉमी केवल आपके मिसमैनेजमेंट का ये दुष्परिणाम है जो देश के लोग झेल रहे हैं। अच्छा खस्ता चलता हुआ अर्थव्यवस्था को आपने नोटबंदी का ब्रेक लगाया पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी उसके बाद आपने गलत इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी का परिणाम देश ने देखा, फिर कोरोना के मिसमैनेजमेंट परिणाम देश ने देखा, और अब आपके मिसमैनेजमेंट का परिणाम देश देख रहा है। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की एक आदमी अगर कोई फेल हुआ है तो इस देश के प्रधानमंत्री फेल हुए हैं। चलिए, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं लोहिया जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन हर्षवर्धन जी पहले आपके पास आता हूं। कैबिनेट की बैठक के बाद कुछ अहम फैसले हर्षवर्धन जी सरकार ने लिए, जिसमें शुगर एक्सपोर्ट को बंद किया गया, सोना पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। क्या आपको नहीं लगता कि और कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है जो दुनिया के हालात हैं, या आपको लगता है कि इतना नहीं बेहतर है, इससे काम चल जाएगा? नहीं, देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं जिसको सभी जो लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं और दुनिया के हालात हैं, इसमें आप कोई एक निर्णय लेकर कोई सोल्यूशन की तरफ जा पाएंगे, संभव नहीं। ये कब हो पाता है? जब हमारे पास कोई एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब हमारी सरकार की कोई पॉलिसी करे और उससे हम पूरी तरह से उसको निपट सकें। जब ये पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जब ये पूरी तरह से दो देशों के बीच युद्ध, जिसकी वजह से पूरा जो एनर्जी मार्केट है वो पूरा डिसबैलेंस है,
तो उसमें हमारी कोई एक योजना नहीं। एक बात पे मैं सहमत हूं और जिसको सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग तुरंत बुलानी ही चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी देश में जहां लोकतांत्रिक देश है वहां सरकार को ऐसे समय पर सभी पार्टियों को बुलाना चाहिए। दूसरा, जो सरकार निर्णय ले रही है, जैसे अगर आप देखें तो वो ये भी नहीं चाहती कि एकदम से कोई शॉक आपको लगे। ऐसा कोई निर्णय लेना इकोनॉमिक तौर पर भी अच्छा नहीं होता और पैनिक के लिहाज से भी अच्छा नहीं होता। सरकार वो निर्णय एक एक करके ले रही है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इसको देश की हर सरकार ने कहा, आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मेरा यह मानना है कि अगर सब स्थिति सामान्य हो जाए कल को, तब भी भारतवासियों को सोना चांदी का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। 100 किलो सोना है तो मात्र 1 किलो सोना भारत का अपना है, 99 किलो हमें खरीदना पड़ रहा है। और अगर वो हम इसी तरह खरीदते रहेंगे तो कोई भी स्थिति नहीं बन सकती हम अपने रुपये को कमजोर होने से बचा सके। और जिसको हम बार बार कहते हैं कि अगर रुपया देके डॉलर इतना खरीदना पड़ेगा तो डॉलर स्ट्रांग होता रहेगा। ये एक पक्ष है। दूसरे पक्ष तो अभी के फौरी कारण है। जी शाजिया इल्मी जी, थोक महंगाई दर ने 42 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या यह माना जाए कि आने वाले वक्त में यह महंगाई का तूफान ला सकता है? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, और आपको याद होगा कोविड के दौरान भी हमने अमेरिका की तरह प्रिंट नहीं करे नोट्स, हमने तब भी मैनेज किया और इन्फ्लेशन तब भी कंट्रोल किया। अभी तक हमने इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल किया है, लेकिन जाहिर सी बात है हालात बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं और उससे भारत आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते क्यों नहीं? आप लोग सर्वदलीय बैठक बुलाते क्यों नहीं? सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी बहुत वरिष्ठ हैं, वो भी कह रहे हैं कि होना चाहिए, बावजूद इसके आप लोग नहीं बुलाते। पेट्रोलियम मंत्री इनके क्या दिक्कत है आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में? जी, ये सवाल आपने बाद में पूछा, मैं पहले सवाल का जवाब दे रही थी। आपने पहले भी पूछा है सवाल और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई हर्ज है। और अगर इस तरह की कोई डिमांड है और जैसे शरद पवार जैसे सीनियर लीडर्स इसकी बात कर रहे हैं तो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ, बोलिए विक्रम लोहिया जी। देखिए साजिया बहन, बिल्कुल गौर करना चाहिए। हर्षवर्धन साहब ने भी अभी कहा कि सर्वदलीय बैठक होनी जरूरी है, क्योंकि जब इस सरकार के अंदर वित्त मंत्री हो, पेट्रोलियम मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, तमाम मंत्री जो है उनके पास काम करने का अनुभव नहीं है, वे काम नहीं कर पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के बड़े बोल, बड़ी बड़ी बातें और लंबी लंबी हाँकने की बातें। और नहीं, देखिए आप पेपर लीक, सरकार ठीक, हर जगह झूठ पे झूठ मचा रखी है, लूट। साजिया बहन, आपने देखिए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमेशा झूठ, अब मचाई हुई है लूट, मचाई हुई है लूट। आप बुलाइए सर्वदलीय बैठक, बुलाइए और बुला करके चर्चा कीजिए और दलों के लोगों से बैठ करके डिस्कस करके जनता की बात करनी चाहिए। आप इस प्रकार की बातें करके देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकती। आप अपने बातों से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। आपको पल्ला नहीं झाड़ने देंगे। सर्वदलीय बैठक होगी, बड़े बड़े नेता आएंगे। सर सुझाव क्या है आशुतोष कर्नाटक जी? मेरा देखिए आखिरी सुझाव यह है कि एक आपको इंपोर्ट को कम करना ही चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाइए, या आप इंपोर्ट ऑयल गैस इस रेट पे लेके आइए। ऑयल कम से कम 65-70 जैसा यूएई से इमीडिएटली यू कैन टॉक 1 मिलियन बैरल आप ला सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक कंजर्वेशन की बात है, कंजर्वेशन तो हर हालत पे हमको करना चाहिए, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, खाने का हो, समय का हो या धन का हो, कंजर्वेशन वो करना चाहिए। थर्ड, 45% हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाता है, तो एक LNG ट्रकिंग, एक सरकार ने MOPNG ने बोला था कि 1000 स्टेशन बनाएंगे जहाँ पे ट्रक जो है LNG से चलेंगे, तो वो उसको जरा एक्सपेडाइट किया जाए। फोर्थ, ऑयल स्टोरेज बढ़ाया जाए, गैस स्टोरेज बढ़ाया जाए, और एक फाइनली इंटीग्रेटेड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जो कि अगले 15-20 साल तक के लिए एक कायम रहे और हर आदमी उस पर कार्य करे, सरकार उस पर कार्य करे, इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम बनाए। ठीक है हर्षवर्धन जी, जो परिस्थिति है अभी, जो फैसले लिए गए हैं, जैसे गाड़ियां कम कर दिया जाए, जैसे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है और कहा गया भाई 1 साल सोना ना खरीदे, अगर इस पे लोग अमल कर भी लें तो ये परमानेंट तो है नहीं, लेकिन अगर 6 महीने 8 महीने युद्ध और चल जाए तो इसका कितना बड़ा असर हिंदुस्तान पर देखते हैं आप? बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए अंजीत जी, मैं इस पर यही कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें सचमुच अपने जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं कि सरकार कई चीजों पर उस तरफ लोगों को पुश भी कर रही है और हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हमें निश्चित तौर पर ये जो पेट्रोल डीजल का उपयोग है, इसको बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा।
हमारी अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा असर न पड़े। और देखिए, मैं ये बार बार एक बात और कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने अपील की, निश्चित तौर पर वर्क फ्रॉम होम जो कुछ हो सकता है वो संभव है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम 20 to 30% मैक्सिमम कर सकते हैं जी। जो वर्कर है, जो लेबर है, जो मतलब जहां भी आप जाकर फैक्ट्री में आपको प्रोडक्शन करना हो, घर से नहीं कर सकते हैं, जहां ऑनलाइन हो सकता है जी। तो कुछ समय के लिए अगर ये स्थितियां बढ़ेंगी तो संकट बड़ा हो सकता है और पेट्रोल के दाम 150 रुपए तक भी जाते हुए मुझे बहुत आसानी से दिख रहे हैं अगर ये हालात चलिए नहीं हर्षवर्धन जी, आपने लोगों को थोड़ा डरा नहीं दिया रुके। थोड़ा डरा दिया आपने लोगों को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। डरना नहीं, लेकिन ये मानसिक तौर पर तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। टाल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।